Hello everyone and welcome back to the online class of the Crescent School. And this is the class of class 9th history, the French Revolution chapter number 1. And today's topic is how France abolished monarch and become a new republic France. तो ये कैसे हुआ, इतना बड़ा चेंज कैसे आया? पहले तो हमने देखा है फ्रांस की हिस्ट्री में फ्रांस वॉज मोनार्क कंट्री, राइट? वो एक फ्यूडल सिस्टम पे चलने वाली कंट्री थी. देन वी लर्न अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड टुडे हम देखेंगे हाउ फ्रांस बिकम द न्यू रिपब्लिक फ्रांस. एक रिपब्लिक कंट्री कैसे बना. पहले तो रिपब्लिक कंट्री क्या होती है ये जानना हमें जरूरी है. तो एक रिपब्लिक का एक प्रॉपर डेफिनेशन है. Like republic is a form of government where the head of the government is elected by the common people. Republic उस कंट्री को बोलेंगे जहां पर गवर्नमेंट को चलाने वाला वो जो हेड होता है उसको आम आदमी चुनता है. लाइक इंडिया, वी आर रिपब्लिक कंट्री. और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां पर मोनार्क जो राजा है वो रहता है लेकिन उसको क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहना पड़ता है, जैसे ब्रिटेन. तो ये इन दोनों देश भी आज ऐसे भी दो देश अवेलेबल हैं जिनको हम समझ सकते हैं. तो हम वापस आते हैं फ्रांस पे. तो लास्ट का हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, पर उससे पहले लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन करा गया था एक्टिव सिटीजन्स को लेकर, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है बिकॉज ओनली 5 ऑफ यू, सिर्फ आप में से 5 ने आंसर करा है. फिर भी जिन 5 ने आंसर करा है आई वुड लाइक टू गिव देम बिग थैंक्स एंड दे आर हर्षिता मिश्रा, साधना, मरियम, संदीप एंड अमन. और इनके आंसर्स आपके स्क्रीन पे हैं. तो आप बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो भी वीडियोस देख रहे हैं जरूर से आंसर करें सो दैट आई कुड गेट टू नो कि आप प्रॉपर्ली वीडियो देख रहे हैं. और आंसर करने से मैं ये भी श्योर हो जाता हूं कि आप समझ रहे हैं. ओके, सुनाओ, कम बैक. अभी तक के हमने फ्रांस में क्या पढ़ा? अभी तक के हमने फ्रांस में पहले तो हमने इंट्रोड्यूस किया था फिर वो जुलाई इंसिडेंट के बारे में पढ़ा, बेस्टाइल फोर्ट के बारे में, मोनार्की सिस्टम को पढ़ा. जब भी किंग को इंट्रोड्यूस किया उस टाइम में हमने ये भी देखा किंग के चैलेंजेस क्या थे, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या थे. फिर हम आगे बढ़ते हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हमने पढ़ा. आउटब्रेक के साथ साथ आउटब्रेक कैसे हुआ और किंग को किस तरीके से झुकना पड़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाना पड़ा, किस तरीके से वो नेशनल असेंबली को अप्रूवल दे देता है, और स्टेट जनरल की मीटिंग के बारे में हमने पढ़ा. फिर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है तो हमने पूरा सिस्टम देखा था किस तरीके से नई गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है. और उसमें सिटीजन्स में हमने एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स को भी समझा कि कौन है एक्टिव सिटीजन्स, कौन है पैसिव सिटीजन्स. ये तो हम समझते हैं कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी महसूस करा है कि फ्रांस के नए बदलाव के साथ भी अभी कुछ कमियां रह जाती हैं जो बड़ी और भी चेंजेस लेके आएंगे. उन पे आएंगे हम, बट उससे पहले कुछ प्राइमरी टॉपिक्स हैं जिसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं. First of all, as you can see here is written, Louis XVI planned to come back with the help of Prussia, Austria and never monarch. जो भी राजा होता है उस आसपास के जो राजा होते हैं अलग कंट्रीज के, वो आपस में थोड़ा कनेक्ट होते हैं, भाई जैसे उनका रिलेशन होता है. और ये जो लुईस 16 था ये तो हम कल भी लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट 6 में कि इस पे क्या बीत रही होगी. ये तो डेफिनेटली बहुत परेशान होगा. इसके साथ काफी कुछ बदलाव आ गया है, इसके पावर्स इतने कंट्रोल में हो गए. हमने देखा था एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जिसने लुईस 16 के सारे पावर को एक लिमिट में डाल दिया. जो अनलिमिटेड डिवाइन पावर थी उसको एकदम से रोक दिया गया. राजा अपने मर्जी का अब नहीं कर सकता. उसको क्या कहते हैं कि इलेक्टर्स, पहले तो सिटीजन्स, फिर इलेक्टर्स, फिर जो हमारा नेशनल असेंबली है उसके ही अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जो उसके 745 मेंबर्स हैं. फिर भी राजा को जो बुरा लग रहा था, राजा को जो अनएक्सपेक्टेड था राजा के लिए, इससे वापस कम बैक करने के लिए, अपने पुराने दिनों में जाने के लिए, जो वो डिवाइन पावर को एंजॉय करने के लिए उसका दिमाग चल ही रहा था. और उसने क्या किया, एक सेक्रेटली धीरे चुपके चुपके जो है वो कनेक्ट हुआ. किससे? आसपास के जो कंट्रीज के मोनार्क हैं उनसे. थोड़ा आसपास के देशों में जहां पे भी मोनार्की सिस्टम चल रहा था वो लोग परेशान थे. वो क्यों परेशान थे? वो देख रहे थे कि फ्रांस में हम ये तो जानते ही हैं कि फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप, जो यूरोपियन कंट्रीज में जहां पे रूलर्स रहे हैं वहां पे सबसे पहले आजाद होने वाला फ्रांस ही बना है. ठीक है, जहां पे मोनार्की सिस्टम चल रहा है, अमेरिकन कॉलोनीज को छोड़ के.
तो यहाँ पर जो आसपास के कंट्रीज थे उनको थोड़ी टेंशन थी कि ये जो चीजें हैं अगर उनकी जनता को पता चलेगा तो कहीं ना कहीं उनमें भी आक्रोश आ सकता है और उनके लिए भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी चाहते थे कि लुईस 16 का हेल्प किया जाए और उसको वापस से उसकी पावर रिस्टोर करने में हेल्प कर दी जाए, वापस से उसको फ्रांस का राजा बना दिया जाए, किंग बना दिया जाए। तो इसको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं प्रशिया। प्रशिया आप सोचते होंगे ये कंट्री कौन सी है, अभी तो हम देखते ही नहीं कहीं। तो प्रशिया आज के टाइम में जर्मनी के नाम से, जर्मनी कई सारी कंट्रीज को मिलाकर बना था। वैसे ही उसमें से जो सबसे पहला जो क्या कहते हैं कि प्रशिया का जो किंग था वही इनिशिएट किया था जर्मनी को बनाने में। तो ये प्रशिया जो अब आज के जमाने में जर्मनी के नाम से जाना जाता है। तो प्रशिया के किंग ने इनकी हेल्प करनी चाहिए और आपस में इन्होंने नेगोशिएशन कर लिया था कि ऐसे ऐसे करके हम राज करेंगे और आपका भी ये फायदा होगा। बाकी ऑस्ट्रिया तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो क्यों करेगा? क्योंकि भैया ऑस्ट्रिया तो इनका ससुराल है ना। हमने पढ़ा था ना इनकी वाइफ जो थी ऑस्ट्रिया की थी, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। तो ये तो इनका रिलेशन हो गया ऑस्ट्रिया में, तो ये तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। और तमाम नेबर कंट्रीज। तो अभी ये लोग प्लान कर ही रहे थे कि कुछ किया जाए, लेकिन राजा का लुईस 16 का एक दिमाग और जो नेशनल असेंबली है उसमें कितने मेंबर? 745 मेंबर्स। तो 745 मेंबर्स का 745 माइंड्स, वो ज्यादा तेज काम किया और उनको पता भी चल गया, क्योंकि अब राज्य के खुफिया लोग बहुत कम हो चुके थे। तो उनको इस बारे में पता चल गया कि किंग जो है ऐसा ऐसा प्लान कर रहा है। तो यहाँ पर किंग के लिए बड़ी मुसीबत हो गई। जब उनको पता चला तो नेशनल असेंबली की मीटिंग में ये बात रखी गई और वहां पे मिलकर डिसाइड कर लिया गया कि इससे पहले वो कुछ करें, जो नेशनल असेंबली है वो अनाउंस कर दी वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक युद्ध अनाउंस कर दी और कि हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे, और एक लड़ाई इनसे लड़ी गई। ये 1792 की बात है। उस टाइम में जो लड़ाई लड़ने के लिए उतनी ज्यादा फोर्स नहीं थी, तो जो वॉलंटियर्स थे, हजारों वॉलंटियर्स, वो सब फ्रांस आर्मी के साथ जुड़ते गए। फ्रांस ये नेशनल असेंबली वाला फ्रांस, ठीक है, इनके साथ जुड़ गए ताकि वो ऑस्ट्रिया और क्या कहते हैं प्रशिया से लड़ेंगे। वहां पे जुड़ने का मतलब ये था कि वो एक उनको पहला वॉर वो लड़ रहे थे जो उनको ऐसा महसूस हो रहा था वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन कंट्री। तो उनके अंदर एक बहुत जज्बा था, एक नेशनलिस्ट वाली फीलिंग। यहाँ पे लिखा हो ना नेशनलिस्ट, जब हम देश के प्रति जो फीलिंग होती है उसको नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो नेशनलिस्ट वाली फीलिंग उनके अंदर आ गई थी, वो देश के लिए लड़ना चाह रहे थे। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो हैं वो इसके लिए तैयार हो गए। और जो वो साथ ही साथ जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे तो उस टाइम में वो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हजारों वॉलंटियर्स, वो मर्सिडीज ये जो है ये सॉन्ग, ये गाना गाते हुए जा रहे थे। अब ये गाना, ये मर्सिडीज सॉन्ग क्या है भाई, ये क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये मर्सिडीज सॉन्ग आज के फ्रांस का, इस समय के फ्रांस का नेशनल एंथम है। जैसे हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है, इसी तरीके से आज के फ्रांस का मर्सिडीज सॉन्ग है। तो आपने कभी सुना है मर्सिडीज सॉन्ग? तो चलो मैं आपको, एक बहुत लंबा है, मैं आपको 10 सेकंड का ये सुना देता हूँ। अब समझ में तो नहीं आया होगा आपको। खैर, ये एक मर्सिडीज मैंने इससे सुना दिया ताकि आपको एक याद करने में आसानी हो जाएगा मर्सिडीज को। तो मर्सिडीज इसका नाम क्यों था? ये एक्चुअल में जो जगह थी ना जहाँ पे जहाँ से ये लोग अपना गाना जो है स्टार्ट किए थे, मर्सिडीज एक जगह का नाम है, कस्बे का नाम है फ्रांस के। तो उस कस्बे के नाम पे वहां के नेशनल एंथम का नाम मर्सिडीज पड़ गया और वॉलंटियर्स ये गाना गाते हुए आगे बढ़े। और इस गाने को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके अगर आप गूगल करेंगे तो उसका मतलब भी आप देखेंगे, एक जज्बा भरने वाला सॉन्ग है। फ्रांस की आर्मी में लड़ो तुम, उठो तुम, वीर हो तुम, इस तरीके का गाना है ये, जो फ्रांस की आर्मी का जज्बा बढ़ाने का काम कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि लुईस 16 प्लान करता है, लेकिन उसके प्लान अभी आगे कुछ उस पर एक्शन भी वो लोग ले, उससे पहले नेशनल असेंबली को
पता चल जाता है। नेशनल असेंबली अनाउंस वॉर अगेंस्ट देम एंड वॉर में ये प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर हो जाती है। वॉर लड़ने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स इकट्ठा हो जाते हैं, कहते हैं हम लड़ेंगे क्योंकि हमारे देश की बात है। और वो वहीं से हमें फ्रांस का नेशनल एंथम भी मिल गया, आज के फ्रांस का, ठीक है। तो उसके बाद लुई 16 साहब का क्या होता है, तो अब तो थोड़ी बहुत कुछ इज्जत बची थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थे तो इनको एक चलो राजा की गद्दी पे बैठा दिया गया था, पर अब इनको यहाँ से हटा दिया गया और लुई 16 को हटा दिया गया। इनका कोर्ट में केस जा रहा है। अब कोर्ट में केस आने के बाद क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, जब इसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, तब भी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा अभी लुई 16 के एंड को समझने के लिए, किस तरीके से इनका एंड होता है, कोर्ट क्या डिसीजन ले रही है, ये सब हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं फ्रांस के उस टाइम के सीन को। अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये 1792 का टाइम, ये एक फ्रांस के लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी टाइम था। बहुत आंदोलन हो रहे थे फ्रांस में, बहुत बदलाव आ रहे थे, ठीक है। और उस बदलाव से अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक बात कही, अभी जो फ्रांस में नेशनल असेंबली के टाइम में भी जो सोशल जो फ्रीडम्स मिले हैं, उसमें भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत एक कुछ कमियां थी। जैसे कि 25 साल या उससे कम आपकी उम्र है तो आप वोट नहीं दे सकते, आप मेन हैं, फिर भी आप वुमन है तो आप वोट दे ही नहीं सकती, ठीक है। जो टैक्स पेयर हैं सिर्फ वही वोट दे रहे थे, वो भी जो एटलीस्ट 3 days ऑफ वेजेस टैक्स दे रहे हैं वही वोट दे रहे थे। उसके बाद भी जो पॉलिटिकल लीडर बनने का, अगर पॉलिटिक्स में किसी को करियर बनाना है और फ्रांस के किसी अच्छी पोजीशन पे गद्दी पे जाना है तो उसमें कौन जा सकता था, वही जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। मतलब जो एक सोशल अरिस्टोक्रेट्स थे ना, जो समाज के एलाइट वर्ग, मतलब जो सबसे रईस लोग थे, वही पॉलिटिकल अभी भी प्रोमिनेंट हो रहे थे पॉलिटिकली। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कमी है। अगर हम एक फ्रीडम की बात करें, रिपब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आजादी सबको होनी चाहिए, पॉलिटिकल राइट सबके पास होने चाहिए और कोई भी लीडर बन सकता है। और अगर गरीब आदमी लीडर नहीं बनेगा, जो गरीबी देखा नहीं है, तो वो प्रॉपर्ली गरीबों की हेल्प भी नहीं कर पाएगा प्रैक्टिकली अगर बात करें। तो यहाँ पर ये जो फ्रांस का एक रिवोल्यूशनरी टाइम था जहां पर बहुत सारे रिवोल्यूशंस हो रहे थे और पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा बदलाव आया। बहुत सारे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स बनने लगे। क्लब्स का मतलब समझ लो कि पार्टी, जैसे इंडिया थी ना, इंडिया की आजादी के टाइम में इंडिया में बहुत लिमिटेड पार्टी थी, जैसे कि जिसमें से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। उस टाइम में इंडिया खुद अभी आजाद तो हुआ नहीं था, इसलिए पॉलिटिकल राइट्स भी बहुत सारे हमारे पास नहीं थे और बहुत लिमिटेड पार्टी थी। लेकिन जब इंडिया की आजादी इंडिया को जब मिल गई तो आज हमारे देश में बहुत सारी पार्टी है, बहुत सारी, हर एक स्टेट में पार्टी है, राइट। हम जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो आप देखो यहाँ पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इतने सारे क्लब्स हैं। इनको पार्टी कहो या क्लब्स कहो, जो ग्रुप है, राइट, जो अपने अपने विचारधारा के को बेस करते हैं जनता के सामने और उसके दम पे चुनाव लड़ते हैं। तो सेम वहां पर अब एक कई सारी पार्टी निर्माण हो गया, जिसमें जो जैकोबिन क्लब था ना, वो सबसे प्रोमिनेंट था, ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ। और ये जैकोबिन क्लब क्यों फेमस हुआ, क्योंकि अभी हम बार बार फ्रांस के अगर हम आर्थिक और पॉपुलेशन को देखेंगे तो बार बार एक बात हमेशा याद रखना कि जो फ्रांस था वहां पर अभी भी गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं। हमने देखा था ना 28 मिलियन में सिर्फ 4 मिलियन लोग सिलेक्ट हुए थे जो वोटर बन सकते थे, जो वोट दे सकते थे, यानी अभी 24 मिलियन लोग ऐसे ही अनसेलेक्टेड पीपल हैं। तो ये जो जैकोबिन क्लब था, ये कौन था, क्या लोग थे, क्या इनका पहचान था, इसको जरा समझते हैं। और मैं आपको बता दूं जैकोबिन क्लब के बारे में, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिएगा। 2 चीजें हम इस के टॉपिक में समझेंगे। पहला तो जैकोबिन क्लब, दूसरा अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं रीन ऑफ टेरर। तो ये 2 चीजें आपके एग्जाम में आती हैं अक्सर, तो इसके बारे में आप जब एकदम से समझदारी से समझिएगा, इसको भूलने की जरूरत नहीं। वीडियो को, इस पार्ट को आप बार बार भी देख सकते हैं, इवन आप नोट्स अपने रेडी कर सकते हैं। तो जैकोबिन क्लब क्या है? जैकोबिन क्लब जैसे एक क्लब है, अब इसका नाम जैकोबिन क्लब क्यों पड़ा, अब इसको समझ लेते हैं। इनका नाम इनको कहां से मिला, तो ये कॉन्वेंट से मिला। कॉन्वेंट क्या है? कॉन्वेंट एक बिल्डिंग का नाम होता है, जैसे कि वो बिल्डिंग जो किसी न किसी धार्मिक धर्म से जुड़ी हो, राइट, तो उसको हम कॉन्वेंट बोलते हैं। तो ये वहां पे डेफिनेटली क्रिश्चियन धर्म था, तो वहां पे चर्च होते थे। तो एक चर्च था सेंट जैकब, राइट, जो पेरिस में है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट जैकब चर्च पेरिस में है। तो सेंट जैकब में जो लोग इकट्ठा होकर यहाँ के प्लान किए थे, तो सेंट जैकब के नाम से
इस क्लब का नाम जैकबिन क्लब बन गया। ठीक है, जैकब से जैकबिन बना। तो हमने देख लिया कि जैकबिन क्लब का नाम कहां से मिला, सेंट जैकब से मिला। ठीक है, तो अब जैकबिन क्लब में कौन कौन से लोग थे और ये प्रोमिनेंट क्यों होगा, क्योंकि समाज के सबसे ज्यादा जो आबादी वाला जो एरिया जिस कैटेगरी में आता है वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं। देखो कैसे, इसमें शॉपकीपर्स हैं, जो दुकानदार होते हैं वो सारे हैं, इसमें शू मेकर्स होते हैं, ये बड़े कॉमन लोग हैं और शू मेकर्स बहुत सारे थे। इसमें पेस्ट्री कुक, जो बेकरी शॉप और पेस्ट्री कुक ब्रेड्स बनाने वाले लोग हैं वो हैं। इसमें जो प्रिंटर्स का काम करने वाले हैं, प्रिंटर डिपार्टमेंट में लोग हैं, जो सर्वेंट्स हैं वो सारे सर्वेंट्स इसमें हैं। इसमें डेली वेज हैं, राइट, जो डेली दिहाड़ी होता है ना, दिहाड़ी मजदूर, डेली का कमाने वाले और वर्कर्स, ये सब लोग यहाँ पर शामिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सब जितने वो सिर्फ जैकबिन में ही है, बहुत सारे और भी क्लब बने थे, लेकिन जैकबिन बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ। इसमें जो है बहुत ज्यादा संख्या मिली इनके मेंबर्स की। ठीक है, और इनका लीडर कौन था, ये एक नया कैरेक्टर है। हम जब पहला वीडियो देखे थे तो कैरेक्टर्स को समझे थे। ठीक है, उस टाइम से हम लुइस 16 और मैरी एंटोनेट और इन सब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अभी आया इतने टाइम में तो ये है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये आप एकदम से नाम याद कर लो, भूलना ही नहीं है तुम्हें, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, ये आगे चल के इसके ये फ्रांस की बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बनने वाला है। तो अभी तो हम बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जैकबिन क्लब का जो लीडर है वो है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब जैकबिन क्लब के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें जिसको जानना बहुत जरूरी है। इस हर चीजों के पीछे एक पर्टिकुलर रीजन भी है, कारण भी है। तो इनका ड्रेस कोड, अब ड्रेस कोड क्या होता था, जैकबिन क्लब को पहचान कैसे मिली, अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला भी था कि सिंबल्स को पढ़ लीजिएगा। अभी सिंबल एक मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ड्रेस कोड जो था, ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर यूज करते थे। जैसे कि ट्राउजर आप देखते हैं ना, ट्राउजर ऐसा होता है, राइट, पर यहाँ पे शूज होते होंगे। आई एम सॉरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। स्ट्रिप्स का मतलब ऐसे 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 इसमें स्ट्रिप्स होते थे अलग अलग कलर के। जैसा आपकी अभी आपके स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है जो आपके बुक में थी, आप उसमें भी देख सकते हो, ऐसा स्ट्रिप्स लाइनिंग बहुत सारी होती थी। तो ये लॉन्ग स्ट्रिप जो है ट्राउजर पहनते थे, और जो मेन होते थे, जो यहाँ के मेन्स होते थे, वो रेड कैप पहनते थे। और रेड कैप का मतलब है लिबर्टी, वो अपनी आजादी को प्रदर्शित करते थे, अपनी लिबर्टी को, अपनी फ्रीडम को दिखाते थे। मेन इसलिए लिखा है क्योंकि अभी भी वुमेन्स को राइट नहीं है, वुमेन्स को सफरेज नहीं है, मतलब वो वोट्स वगैरह नहीं दे सकते, इसलिए सिर्फ मेन है, मेन्स को ही राइट है। और जो मेन्स थे वो रेड कैप पहनते थे। और इनको ना हम अभी आपकी जो फोटो है उसके नीचे लिखा भी हुआ है, दे वर नन एज सेंस क्लोथ्स। तो ये इस सेंस क्लोथ्स क्या है, ठीक है, तो ये सेंस क्लोथ जो है ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये लोगों के जो कपड़े होते थे, और ये मैंने बताया पहले, ये जो सोसाइटी का शॉपकीपर है, शू मेकर है, पेस्ट्री कुक है, प्रिंटर्स हैं, सर्वेंट्स हैं और डेली वेज वर्कर्स हैं। तो ये इनके जो पैंट होते थे ना, वो पूरे नीचे शूज के पास तक, मतलब अभी आपके स्क्रीन पे देखिए एक इमेज आ रही है जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखी थी, वो समाज के एलाइट लोग थे, मतलब अमीर लोग थे। वो लोग जो हैं नी तक के अपने जो शूज पहनते थे, और इनके जो पैंट्स होते थे वो सबसे नीचे तक होते थे, और इनके नॉर्मल बूट, जैसे आज के टाइम में हम शूज पहनते हैं ना नॉर्मल, वैसे ये बूट्स पहनते थे। इनके जूते पूरे नी तक नहीं होते थे। तो जो नी तक पहनते थे वो नॉर्मली समाज के जो रईस लोग होते थे वही लोग उस तरीके के जूते पहनते थे, और इनको ये जानबूझकर वैसे शूज नहीं पहनते थे और पैंट्स अपने नीचे रखते थे, क्योंकि ये एक्चुअल में एक मैसेज देना चाहते थे। उसके माध्यम से वो अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट करना चाहते थे। वो बताते थे कि हम आप एक नहीं है, हम आप अलग हैं, और हमारी लड़ाई आजादी की अलग है, आपकी अलग है। ठीक है, तो ये जैकबिन्स क्लब जो है एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है समाज के। देखो एक चीज मैं ये बार बार क्लियर रखना कि ये ऐसा नहीं है ये सपोर्टर है फर्स्ट स्टेट के या थर्ड स्टेट के विरोधी हैं, लेकिन ये थर्ड स्टेट में भी जो नेशनल असेंबली में जो इलेक्टर्स हो रहे हैं, इलेक्टर्स फिर मेंबर्स चुन रहे हैं और जो मिनिस्टर्स बन रहे हैं, वो सब उसी थर्ड स्टेट के सबसे अमीर लोग हैं, राइट, और ये उसी थर्ड स्टेट के सबसे गरीब लोग हैं। तो ये उन थर्ड स्टेट के अमीरों से अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि हम आपसे अलग हैं। तो यहाँ पर जो है सेंस क्लोथ जो है उसका मीन्स सिंपली है कि ये इनके कपड़े इस तरीके के इसलिए होते थे, इनको सेंस क्लोथ्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
ठीक है, तो अभी हमने देखा है जैकबिन क्लब को। अब हम देखते हैं कि जैकबिन क्लब से फ्रांस में क्या बड़े बदलाव आते हैं और ये क्या होता है। फिर हम देखेंगे किंग लुइस 16 के साथ क्या हुआ। इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हम फिर से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं। हमने पढ़ा लुइस 16 ने प्लान किया कमबैक का, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया क्योंकि उसके सेक्रेट प्लान का पता चल गया नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली ने 1792 में अनाउंस कर दिया वॉर अगेंस्ट प्रेसिया एंड ऑस्ट्रिया। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन द वॉर एंड वहीं से हमें फ्रांस का नेशनल एंथम भी मिल जाता है, जो कि नाम पड़ा है मार्सिलीज नाम के एक शहर से। और इस गाने को गाते हुए हजारों की संख्या में लोग जो है आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। फ्रांस के रिवोल्यूशनरी टाइम को देखा, उसकी वजह से फ्रांस में तमाम नई नई पॉलिटिकल पार्टीज यानी क्लब बन रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्लब था जैकबिन क्लब, जिसको हमने पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस कर लिया है। जैकबिन क्लब का नाम पड़ा सेंट जैकब नाम के पेरिस में था। ये कॉन्वेंट है जो कि एक चर्च है, उसके नाम से। जैकबिन क्लब के मेंबर्स थे शॉपकीपर, शूमेकर्स, पेस्ट्रिको, प्रिंटर, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। इनका लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनका ड्रेस कोड हमने देख लिया है, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, मेंस वर यूजिंग रेड कैप। रेड कैप का मतलब होता है लिबर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जैकबिन क्लब का जो फ्रांस पे अफेक्ट पड़ा है उसके बारे में। अब हम आते हैं आज के होमवर्क पे। आज का होमवर्क मैं हमेशा वही होमवर्क देता हूं जिसके लिए मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ता है। आज का जो होमवर्क होगा ना, उसमें हमें बोर्ड इरेज नहीं करना पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू इरेज द बोर्ड। Here we were talking about the Marseillaise, right? जो हमारा फ्रांस का नेशनल एंथम है। The homework is, इसके लिए आज आपको अपनी बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका बुक में एबोलिशन ऑफ मोनार्क में पहला जो पैसेज है ना, उसमें लिखा हुआ है कि मर्सिडीज का कंपोजर कौन है, इसको किसने लिखा था, इस गाने को, जिस गाने को भी हम सुने भी हैं, जिसका 10 सेकंड का क्लिप, इसको किसने लिखा था? Who was the composer of Marseillaise? This is my homework. Kindly post your answer in the comment box. Thank you so much.